तौर पर इस पर बात करने के लिए। साथ ही साथ मनन द्विवेदी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, चूंकि पिछले इतने वक्त में करीब 2.5 साल से ज्यादा हो गया है इस युद्ध को, यूक्रेन ने बड़ी तबाही झेली। यूक्रेन में जगह जगह तबाही के निशान दिखे, बर्बादी चारों तरफ दिखी। फिर यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ते हैं, रूस की सीमा में जाते हैं, गांव और कस्बों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं, यानी रूस को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश। लेकिन रूस और ज्यादा बौखला गया। व्लादिमीर पुतिन के सख्त इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद जो एक के बाद एक हमले हुए हैं, वो अब तक के बड़े हमलों में कहे जा रहे हैं। ऐसा ही हमला अभी फिर से रूस ने कर दिया है यूक्रेन पर, और अब तैयारी है कीव पर कब्जे की। रूस ने जब लड़ाई शुरू की थी तो उनको साफ तौर पर नजर आता था कि 7 ही दिन के अंदर यूक्रेनी सेना के घुटने टिक जाएंगे, वो सत्ता परिवर्तन कर लेंगे और कीव के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हर हालत में जेलेंस्की को हटाकर अपने सपोर्ट वाली सरकार को हासिल कर लेंगे। मैंने उसी दिन साफ तौर पे कहा था कि पुतिन ने बहुत बड़ी गलती की है, किसी भी हालत में वो लड़ाई जंग जीत नहीं सकता और वेस्टर्न वर्ल्ड किसी भी हालत में यूक्रेन को ये लड़ाई नहीं देगी। अभी भी इस लड़ाई का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है पूरे यूरोप के ऊपर। पूरे यूरोप की सिक्योरिटी लिंक्ड है यूक्रेन की सिक्योरिटी के साथ में। किसी भी हालत में नेटो और अमेरिका जो है यूक्रेन को हारने नहीं देगा। और यूक्रेन का जो पर्पज है, कॉज फॉर विच ही इज फाइटिंग, अपने देश की एकता, अपने देश की अखंडता, अपने देश की छवि, अपने देश की आबरू के लिए लड़ रहे हैं। रशिया जो लड़ रहा है वो केवल और केवल उनकी जमीन को कैप्चर करने के लिए। इसलिए कॉज फॉर विच दे फाइटिंग में बड़ा जबरदस्त डिफरेंस है। रशिया का बजट बहुत ज्यादा बड़ा है। रशिया का बजट जो है वाज द 5th लार्जेस्ट बजट जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी, और जेलेंस्की का बजट था 35th लार्जेस्ट, यानी दूसरे समय रशिया का बजट बहुत ज्यादा बड़ा था। अभी रशिया को बड़े पैमाने पर सहायता मिल रही है चीन से, नॉर्थ कोरिया से और ईरान से। लेकिन इधर तकरीबन 50 कंट्रीज जो है हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में रिपीट वो कीव के ऊपर कब्जा करने देंगे और यूक्रेन को हारने देंगे। ये जंग जो है दोनों के लिए बहुत घातक है, दुनिया के लिए बड़ा घातक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये इतना जबरदस्त जो बमबारी हो रही है रोज, इतनी आग हो रही है इधर और इजराइल और हमास के बीच में, इसका सारे विश्व के ऊपर फर्क पड़ रहा है। इतने बड़े पैमाने पर जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जिस माफी के टाइफून्स आ रहे हैं, जैसे यागी आया है, वो सारी की दुनिया को तबाह कर रहे हैं। ये दुनिया के हित में नहीं है कि इस लड़ाई को आगे चलने दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जबरदस्त कोशिश है, चाइना की जबरदस्त कोशिश है, ब्राजील की जबरदस्त कोशिश है। खास करके सबसे बड़ी कोशिश प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, क्योंकि उनके रिश्ते नाते दोनों के साथ अच्छे हैं, जेलेंस्की के साथ भी अच्छे हैं, पुतिन के साथ भी अच्छे हैं। बहुत लाजमी है कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड खास करके अमेरिका को भी अपने साथ लेकर चले। और इस समय दुनिया में केवल एक ही ऐसा प्रधानमंत्री है जो वास्तव में ये तीनों को साथ लेके चल सकता है। और पुतिन भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जल्द प्रधानमंत्री मोदी करें इस लड़ाई को रोकने के लिए, किसी प्रकार का समझौता कराने के लिए। कीव भी यूक्रेन भी यही चाहता है। लेकिन पीके सहगल सर, अगर ये सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते तो पुतिन की तरफ से हमले तेज क्यों कराए जाते, ये भी एक सवाल है। तेज इसलिए किए जा रहे हैं अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन को इम्प्रूव करने से, क्योंकि कोई भी डिस्कशन से पहले या डायलॉग से पहले वो चाहते हैं कि वो हर प्रकार से हामी हो जाए, ताकि कीव यानी जो आप है कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन निकले बातचीत के जरिए भी, जो शांति वार्ता पर बात हो, वो रूस की शर्तों पर, यानी कि व्लादिमीर पुतिन की शर्तों पर ही बात बन पाए। हालांकि इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी से, भारत से, दोनों ही देशों को उम्मीदें हैं और पुतिन जैसे ताकतवर नेता भी ये मानने लगे हैं कि हाँ, मध्यस्थता के तौर पर भारत का अहम रोल है। और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जेस्चर भी दिखाया गया, चाहे वो पुतिन के साथ मुलाकात करते हों या फिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात करते हों। मनन द्विवेदी जी, जो हालात अभी बने हुए हैं और जिस तरीके से वार पलटवार हम देख रहे हैं, ऐसे तो युद्ध कभी खत्म होगा ही नहीं। बर्बादी अगर यूक्रेन में चारों तरफ है तो रूस को भी तो अच्छा खासा नुकसान हो गया यूक्रेनी सैनिकों के जरिए। यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका, नेटो और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन लोगों का भी ये भी बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े पावरफुल हैं। तो अगर व्लादिमीर पुतिन को ये धमकी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कीव को या फिर खार्किव या फिर पूरी तरीके से इन्वेजन जो रशिया का है वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा।
इसमें हमको जो बात करनी चाहिए वो ये है कि अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अमेरिकन और उनके नेटो एलाइज कि नेटो के बूट्स ऑन ग्राउंड को इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। दूसरी बात यह है कि अभी कन्फेबुलेशन चल रही है, बातचीत वार्ता हो रही है प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है काई स्टारमर के बीच में कि किस हद तक यूक्रेन को फ्रीडम दी जाए अब रशिया के ऊपर अटैक करने की या उसके ऊपर आक्रमण करने की, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और उनका जो ऑफिस है क्रेमलिन का, उनके जो स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव वो कह चुके हैं कि अगर आगे बढ़कर अमेरिकन मिसाइल यूज किए गए, नेटो के मिसाइल्स यूज किए गए या फिर अंदर तक रशिया के अंदरूनी क्षेत्रों के अंदर जाकर अटैक किया गया तो फिर ये युद्ध की जो विभीषिका है बहुत ही भयानक हो सकती है और बहुत ही खराब हो सकती है। तो इसके चलते अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की और वेस्ट की नेटो की गलती है कि उन्हें या तो बिल्कुल संधि के लिए प्रयास करना चाहिए कीव और मॉस्को के बीच में, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पूरी तरीके से कीव को ताकतवर बनाना चाहिए, कीव को ज़ेलेंस्की को सडट बनाना चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे इस समय ये लग रहा है, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होने वाली है कीव और मॉस्को के बीच में, कि अमेरिकन और नेटो के बूट्स ऑन मनन द्विवेदी जी, आपको माफी के साथ मैं रोक रही हूँ। फिलहाल सीधा तस्वीरें मिल रही हैं और तस्वीरें प्रधानमंत्री